इमरान मसूद जो है वो जमीन का नेता है, उनके पीछे लोग हैं, भीड़ नहीं मैं कहूँगा लोग हैं उनके पीछे। और आप इस चीज़ को समझिए कि इमरान मसूद के आने से जो आम जनमानस है, आम मुस्लिम है, उनका फेथ इमरान मसूद के साथ है। तो वो चीज़ जो इमरान मसूद में है वो उसमें जो दूसरे मुस्लिम नेता हैं बहुजन समाज पार्टी को, उनमें नहीं है। ये चीज़ अगर पहले किसी में देखने को मिलती थी तो वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी में देखने को मिलती थी। वो पार्टी छोड़ करके चले गए, वो कांग्रेस में चले गए। तो उनकी भरपाई मैं समझ सकता हूँ कि इमरान मसूद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सपा को झटका लगा। देखिए, जो पार्टी अपने नेता को संभाल करके नहीं रख पाए, इमरान मसूद साहब बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस छोड़ करके सपा में गए थे और चुनाव से मुश्किल से 3-4 दिन पहले वो मेरे संपर्क में थे जब वो बसपा ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन बहन जी ने उस समय कहा नहीं, अब हम ज्वाइन अभी नहीं करवा पाएंगे किसी को। लेकिन देर आए दुरुस्त है, उनका टिकट काटा गया, उनको बेइज्जत किया गया सपा में। अब ये तमाम देश के मुसलमानों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि तुम्हारे एक मुस्लिम नेता को एक आजम खान साहब है, उनको जेल में ठूस दिया गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी पर बिल्डोजर चला दिया गया। एक मुस्लिम अखिलेश यादव की स्टेटमेंट तक नहीं आई, वो जेल में मिलने तक नहीं गए। दूसरी तरफ इमरान मसूद को शामिल किया गया पार्टी में, उनको टिकट तक नहीं दिया गया, सारी उनको जो है उनको वक्त तक नहीं दिया गया। तो मुस्लिम समाज ने 100% वोट भी दे के देख लिया, नेता भी दे के देख लिए, उसके बावजूद भी ना तो मुस्लिम समाज का सम्मान हो पा रहा है, ना मुस्लिम समाज को भागीदारी मिल पा रही है। तो वो कहीं ना कहीं त्रस्त होकर के बसपा की तरफ आए और बसपा उनका स्वागत करती है। आप इस बात को समझ लीजिए, मुसलमान के दिमाग में बात 100% आ गई है कि उसने 100% वोट जो है वो बस सपा को देकर के देख लिया। सरकार नहीं बनी और सपा में ना हिस्सेदारी मिल रही है, ना भागीदारी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। अगर वो 100% वोट बसपा को कर देते तो सरकार बन जाती। आप समझिए इस बात को। तो इस बात को समझना चाहिए, मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है। और अब उसके दिमाग में बात आ रही है, जैसे आजमगढ़ उपचुनाव में अगर हम देखें उसको, तो आजमगढ़ उपचुनाव में जिस प्रकार से बसपा 13% से 26-27% पे पहुंच गई, तो आप उसको समझिए, अगर ये 13-14% वोट बसपा के साथ प्लस होता तो सरकार बन जाएगी। तो मुस्लिम समाज जो बड़ा फैक्टर है। जो आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था और जो गुड्डू जमाली हुआ चुनाव लड़े थे और वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे, कुछ वोटों से मिस कर गए थे। मैंने तब भी ये कहा था कि आदरणीय बहन जी और तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उनको चाहिए कि गुड्डू जमाली हमारे पास में मुस्लिम फेस बन गए तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उनको नहीं दी गई। अब इमरान मसूद को जिम्मेदारी दी गई है, तो इमरान मसूद को जिम्मेदारी देने का मतलब यही है कि वो उसको डिजर्व करते हैं। अगर इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक लगाया गया तो आप समझिए क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद साहब जो हैं वो उसको उस पद के लिए डिजर्व करते हैं। तो बहन जी ने उन पर विश्वास दिखाया। अब ये इमरान मसूद साहब के हाथ में है कि वो उस पदभार को कितने महत्वपूर्णता उसकी समझते हैं और कितनी ईमानदारी से उसको निभाते हैं। देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका चरित्र पहले से दोगला रहा है। बसपा को छोड़ करके कोई चला जाए, बसपा कमज़ोर हो रही है, बसपा ये हो रहा है, तो वो पूरा उसको प्रचारित करते हैं। हमेशा से वो कहते रहे कि बसपा ऐसी, बसपा ये, बसपा वो। लेकिन जब बसपा में कोई बड़ा नेता शामिल होता है, जैसे इमरान मसूद का नाम आपने लिया, तो इमरान मसूद वो आदमी है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम चेहरा की बात की जाए तो इमरान मसूद एक मजबूत मुस्लिम चेहरा है। उनका बहुजन समाज पार्टी में आने का मतलब है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ जाना। अब ये बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसको तो हजम नहीं हो रही ना। इसका सीधा जो मीडिया की बेचैनी है, मीडिया की बेचैनी का कारण सिर्फ यही है कि उनको बसपा मजबूत नहीं चाहिए वर्तमान दौर में। अगर बसपा मजबूत होगी तो उनकी दाल रोटी जो है, जो उनके आका बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं बेचैनी होगी। तो उनकी बेचैनी को आप इस देश के RSS से जोड़ करके देखिए, उनकी बेचैनी को आप BJP से जोड़ करके देखिए, उनकी बेचैनी को तमाम हिंदू संगठनों से जोड़ करके देखिए, क्योंकि उनकी बेचैनी वही बेचैनी है जो बेचैनी वो RSS और BJP की बेचैनी है। देखिए, जहाँ तक रायन का सवाल है, तो रायन को मैं कभी जमीनी नेता नहीं मानता। मैं रायन को बिल्कुल जमीनी नेता नहीं मानता। रायन एक पार्टी का जो सिस्टम है उसके नेता हैं। आप उनसे कहिए कि आप रायन के फेस पर कहीं 500 आदमियों की कोई गैदरिंग कर दीजिए, नहीं होगी। मुनकाद अली साहब जो है वो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में काम देखने वाले हैं, वो भी जमीनी नेता मैं उनको नहीं मानता। अब वो मेरठ के रहने वाले, किठौर के अपनी जमानत पे अपना एक चुनाव, तो ये पार्टी के नेता हैं, जमीन के नेता नहीं है। तो नेताजी के जाते कि भाई किसी के घर में देखिए जा तो कोई भी सकता है। मान्यवर साहब काशीराम गए तो यहाँ तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लोगों ने पूरा साथ दिया बसपा का। आज नेताजी हमारे बहुजन नेता थे, मैं तो बड़ा सम्मान करता था उनका। आज नेताजी नहीं है, लेकिन नेताजी के जाने के बाद में अखिलेश यादव पार्टी को कितना रखा पाएंगे, पार्टी के नेताओं को कितना मान सम्मान दे पाएंगे, कितना उनको संभाल कर रख पाएंगे। ये अब ईमानदारी से उनके कंधों पर जिम्मेदारी है और ये उनका अपना घर है सपा। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वो बेहतर बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। हम बसपा की राजनीति को फॉलो करते हैं, बहन जी को फॉलो करते हैं, वही बात आपको बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल दाव है और ये काफ़ी दिन से कसना। और अभी 2-3 चेहरे और, अब मैं अभी नाम नहीं बता रहा आपको, लेकिन जो मुझे पार्टी के अंदर से जानकारी है, 2-3-4 चेहरे और हैं अभी जो पार्टी को बहुत जल्दी पार्टी में शामिल होने वाले हैं।
बीएसपी में बड़े नेता शामिल होने वाले, कई तो बसपा के समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं जो बसपा की सदस्यता लेने जा रहे हैं। मतलब विधायक भी विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं सपा के, वो बसपा की बहुत जल्दी सदस्यता लेने जा रहे हैं और कई बड़े नेता हैं ओबीसी समाज के जो बसपा का दामन थामने जा रहे हैं। बिल्कुल रसूखदार और होना चाहिए। रसूखदार होना कोई गुनाह थोड़ा ही है भाई, रसूखदार होना कोई गुनाह थोड़ी, अच्छी बात है, रसूखदार होना चाहिए। और राजनीति में दबंग लोगों की जरूरत है, जो न्याय प्रिय हो, जो समता प्रिय हो, जो संविधान को मानने वाले हो, उनकी जरूरत है राजनीति में। अभी तो आप इसको 2024 की तैयारी मान के चलिए कि 2024 में किस प्रकार से कैसे भी करके बीजेपी को रोकना है और उसको कैसे रोक सकते हो वो देखने वाले। आप दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हो। राजेंद्र पाल गौतम का कद जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश में मंत्री का पद था और मंत्रालय भी उनके पास कौन से वो भी आप सबको पता है। समाज कल्याण मंत्रालय वो दलितों का ही होता है और किसी को तो सरकार दे नहीं सकती। तो और उनमें चलती भी कितनी थी उनकी वो भी हमें सबको पता है। तो वो ऐसे ही तो मंत्री के पद पे थे और ऐसे ही बिना मंत्री के पद पे आप वो पद से मुक्त हो गए, ज़्यादा समाज का काम कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ तक खड़गे साहब का सवाल है तो मैं खड़गे साहब का कभी इसलिए समर्थन नहीं करता हूँ कि वो किस कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, 80 साल के हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दलित समाज से आते हैं, बुद्धिस्ट है। और मुझे उनकी वो जो स्टेटमेंट जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बीजेपी की सरकार को हड़काते हुए कहा था कि तुम विदेशी हो, तुम आर्यंस हो, तुम देश हमारा, हमने 2500 से, तो उस बात को कहने के लिए कलेजा चाहिए था। तो मैं उन तमाम अम्बेडकरवादियों का, बुद्धिस्टों का धन्यवाद करता हूँ कि जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो खड़गे साहब के लिए बहन जी ने कहा कि बलि का बकरा बनाया गया, बहन जी भी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये हो जाए कि वो बलि के बकरा बनेंगे तो उसका खड़गे जी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी। नहीं, बिल्कुल बड़ी चुनौती है। और जब कांग्रेस संकट में आई, हमेशा दलितों के हाथ में बागडोर रही है। उससे पहले अगर देखेंगे तो बाबू जगजीवन राम साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उन स्थितियों में बनाया गया जब कांग्रेस बिखराव के कागार पर थी। अभी चन्नी को पंजाब में बस कोशिश की कि चन्नी साहब को आगे करके हम रोक लेंगे, कुछ तो नहीं रोक पाया। इस बार जो है वो खड़गे साहब को लाए। तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का त्याग भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टी वो तय करेगी किसको खड़ा करेंगे, किसको बिठाएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है वर्तमान समय की जो राजनीति देश में चल रही है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से दलित को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, दलितों पर वो काम कर रही हैं। राहुल गांधी रोज 20-25-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क में है, लोगों के साथ काम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी अगर ये बात कह रहे हैं कि खड़गे जी जो मुझे मेरी ड्यूटी जहाँ लगाएंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, तो जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही है, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, जो इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का वंशज हो, राजनीतिक परिवार का वंशज हो, वो आदमी ये कह रहा है अपने अध्यक्षों को मुझे वो जहाँ लगाएंगे मैं वहाँ काम करने को तैयार हूँ। तो ये बात कहने के लिए और सुनने के लिए दोनों के लिए जिगर चाहिए। तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये बात कही। राजनीति में रोज नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी में आज की तारीख में इमरान मसूद को लाया जा रहा है और तमाम नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, यहाँ पार्टी को, तो हर आदमी अपने परिवार को मजबूत करता है, अपनी पार्टी को मजबूत करता है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है वो पार्टी को किस प्रकार बचा पाएगा। और देखिए, कांग्रेस को मैं हमेशा से कहता हूँ कि कांग्रेस एक राजनीति में चाहे वो कुछ भी बिल्कुल बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी बर्बादी के बावजूद 45 सांसदों के साथ है। मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की आप जिम्मेदारी समझिए, वो बर्बाद दौर में भी 45 सांसदों के साथ में खड़े हैं और 45 सांसदों 2-3 स्टेटों में सरकार भी चल रही है उनकी। उसके बावजूद भी भारत की राजनीति परिवार का सबसे बड़े राजनीति परिवार का वंशज राहुल गांधी रोड पर है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तमाम उन लोगों को सीखना भी चाहिए, हमारे बहुजन नेताओं को, कि जो लोग घरों में बैठ करके बातचीत करके कह रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब इतना बड़ा राजनीतिक दल का वंशज ये सोच रहा है कि रोड पर निकले बिना काम नहीं चलेगा, तो उनको भी रोड पर निकलना चाहिए।